आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो सेशन है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित है। इसे हम दो भागों में इसे कवर करेंगे। ये जो पहला पार्ट है, ये पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि चित्त यानी कि प्राचीन समय में चित्त कला संबंधी, वाद्य यंत्र संबंधी अन्य चीजों को हम जानेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम त्योहार और मेलों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जानकारी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि सांस्कृतिक ये जो तत्व है, यानी कि देखिए रहन सहन की ऐसी रीति, मतलब कि देखिए संस्कृति की डेफिनेशन आप सभी जानते होंगे कि मुझे कुछ चीजें बताने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि रहन सहन की जैसी स्थिति होती है, यानी कि जिस समूह की रहन सहन की जो स्थिति होती है, जो अपने उनकी विशिष्ट शैली में वो आ जाती है, ठीक है, या विकसित होती है, उसे ही जनरली जो है संस्कृति की संज्ञा या फिर संस्कृति उसे ही कहा जाता है। मतलब यह है कि ये किसी मानव समूह के एक ऐतिहासिक जो है विकास क्रम में जीवन यापन की जो विशिष्ट शैली विकसित होती है, वही उस समूह की संस्कृति कहलाती है। ठीक है, कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है, कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, तो ये चीज है। अब इसी में हम जानेंगे चित्र कला के बारे में, जानेंगे कि इसका शुरुआती दौर जो कैसा था, और इसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें हैं, और क्या किन किन की जो चीजों की प्राप्ति होती है। तो इसी में ये पहला जो आता है प्राचीन काल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजों को हम देखते हैं। देखिए प्राचीन काल, देखिए हमने उत्तराखंड के इतिहास को जब हमने ये देखा था अच्छे से, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि हमें किन किन गुफाओं की जानकारी मिलती है और वहाँ पे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो वो एक जो है वो ड्राइंग के रूप में हमें जिन चीजों को का लेखन जो है प्राप्त होता है, तो उन्हीं के संबंध में हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, फिर हम आगे को जाएंगे। तो राज्य की चित्र कला का सबसे प्राचीनतम नमूने जो है चित्र के रूप में लाखू, ग्वारख्या, किमरी गांव, लोथाप, हुडेली, पेटसाल, फलसीमा आदि आदि गुफाओं में ये चीजें हमें देखने के लिए प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसको मैं दोबारा से फिर से ले लेता हूँ। देखिए अल्मोड़ा से लाखू उड्डयन या लाखू गुफा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से अब यहाँ के ये चित्रों में, अब ये सब आपका हालांकि डिवीजन में हो जाना चाहिए। उस वाले सेशन में मैंने आपको सब चीजें समझाई थी। तो इस गुफा में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें क्या चीज है, उनमें है मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। अल्मोड़ा में किला कुटिया में मानव को अकेले या फिर समूह में वो क्या करता है, वो डांस करता है, नृत्य जो है करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न ये पशुओं के डायग्राम भी जो है वहां पर चित्रित हैं, और जिन्हें विभिन्न रंगों से सजाया गया है। ठीक है, दूसरा आता चमोली का ये गोरखिया गुफा। तो इसमें क्या है कि अनेक पशुओं का जो है चित्रण यहाँ से भी प्राप्त होता है। सेम है जैसे ये लाखू उडियार में है, गुफा में है। लेकिन ये जो लाखू उडियार से इनके जो ये जो कलर है वो क्या है, वो अधिक ये बैठने से मतलब वो चटक ये दार है। यानी कि यहाँ चमोली के जो भी सर्जित जो प्राप्त हुए हैं, वो क्या है, उनके विजुअल है ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो जो भी कलर है। नेक्स्ट है फिर चमोली के ही किम्बरी अगर गांव की बात करें। ठीक है, तो अब इस गांव के से क्या मिलता है कि इसमें शैलचित्रों में हथियार एवं पशुओं के हैं, इनके इनका जो है चित्रण वहां पर किया गया है। हथियार यानी कि उस समय जो लोग पशुओं को मारने के लिए, पकड़ने के लिए प्रयोग में वो लाते थे हथियार वो, और पशुओं के का ये चित्रण है, जिन्हें क्या है कि सफेद यानी कि व्हाइट कलर से इंगित किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, फिर अल्मोड़ा का ही एक जगह है लोथाप। तो यहाँ पे क्या है कि मानव को शिकार ये करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जिस प्रकार का नृत्य जो है लाखोडिया गुफा में भी मानव को अकेले या नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही जो है यहाँ पर भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मानव को शिकार करते हुए भी चित्रित किया गया है। पर इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों से पूछी थी ना, लाखोडिया जो है इसकी बनावट कैसी है। मैंने आप लोगों को ये जो सेशन हमारा हुआ था पहले, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था लाखोडिया का शेप कैसा है। तो जरा मुझे कमेंट्स में आंसर मुझे दीजिए। तो उसमें मैंने अच्छे से डिटेल वाइज बढ़िया से मैंने समझा रखा है वाली। अगर आपके पास पीडीएफ है, जो लोग डेली यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, एक बार उसको देखना, और जिसको याद है तो मुझे बताएगा एक बार। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है उत्तरकाशी का हुडली गुफा। ठीक है,
अब देखिए ये चीज़ें इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप आगामी जो परीक्षाएँ हैं, अब उनकी डेट सारी आ चुकी है, आपका अब आप भाग भी नहीं सकते वहाँ से, आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ठीक है? तो हुडली ये गुफा जो उत्तर ये काशी से प्राप्त होती है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि नीले रंगों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, शैल चित्रों में नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। अब ये कैसे याद करोगे कि नीले रंगों का ही प्रयोग हुआ है? तो इसमें तो आप बस इतना ध्यान में रखो, हुडली, ठीक है? हुडली कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, ठीक है? अब इसमें नीले रंगों का प्रयोग हुआ है ना, तो ये नीले का जो लास्ट का ये ल है, ल, तो इससे इस ल को आप जोड़ लीजिए, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा कि ये कौन-सा रंग है, ठीक है? तो ला केवल मतलब कि ये मतलब ये नीला करके आपको इसमें जो है कोरिलेट ये करके याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीला हो जाएगा, ठीक है? नीला, हुडली का एल जो है वो नीले वाले ये ल से आपको मैच करा के पढ़ना होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। अब देखिए ये जो डिस्प्ले आपके सामने है, यहाँ से कई बार सवाल आए हैं, ठीक है? तो अभी हम बढ़ता हूँ तो बताऊँगा कौन-सा सवाल आया हुआ है, ठीक है? अभी हाल के एग्ज़ाम में भी आया था। चलिए तो अब देखिए 1658 में क्या होता है कि 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह यानी कि उस समय पृथ्वीपति शाह जो था गढ़वाल का नरेश था, ठीक है? सभी जानते हैं आप लोग और इनकी हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने अच्छे से सब चीज़ें डिटेल में समझाई है। इसके समय में क्या होता है कि मुगल शहज़ादा सुलेमान शिकोह जो होता है अपने दरबार के 2 चित्रकारों को लेकर आता है, ठीक है? अब क्यों लेके आता है? ये वाली कहानी भी मैंने आप लोगों को इतिहास में समझा रखी है, दोबारा यहाँ पर होगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान में ये रखो कि औरंगज़ेब के लिए डर से ये क्या करते हैं, ये मतलब भाग के आते हैं, ठीक है? उसमें उस वाले पार्ट में एक बार आप लोग मतलब कि जो है देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि श्यामदास और उसका पुत्र हरदास को ये क्या करते हैं, ये मतलब अपने साथ में लेके आता है और ये फिर गढ़वाल में ही इनको छोड़ देता है कि ये यहीं की सेवा में लग जाते हैं और इनके साथ में जो ये जिस चित्र शैली में अब यहाँ पर इनका काम शुरू होता है, वही चित्र शैली जो है आगे चलकर गढ़वाल शैली के रूप में उसका विकास होता है, ठीक है? आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर अगर स्पेस पर ठीक है? अगर वो पनपती है, तो वो वहीं का आकार, वहीं का स्वरूप और वहीं का सब कुछ वो अपने स्वरूप में ले लेती है। तो उसी प्रकार से मतलब क्या होता है कि हरदास और उसके जो आने वाले जो भी वंशज थे, इन्होंने क्या किया गढ़वाल शैली का जो है विकास किया, ठीक है? और यहीं से गढ़वाल शैली की उन्नति होने लगी। तो इतनी चीज़ें ध्यान में आप सभी लोग रखना। तो आगे अब ये नाम आने वाले हैं, ध्यान से ये देखिएगा। तो अब देखिए हरदास देखिए श्यामदास ये सबसे ये पहला, फिर उसका पुत्र है हरदास, फिर हरदास का भी पुत्र एक है हीरालाल, ठीक है? और इसी हीरालाल को जो कहा जाता है कि स्पष्ट रूप से गढ़वाल शैली का यही सूत्रपात जी करता है। तो ये हीरालाल कभी भी अगर ऑप्शन में इस टाइप का सवाल देगा, तो ये ध्यान में रखना, उसमें मौलाराम भी आंसर वो दे सकता है, ठीक है? तो देखिए मौलाराम तोमर जो है आप सभी जानते हैं ये गढ़वाल शैली के महान कार थे। लेकिन अगर बात आएगी गढ़वाल शैली के की शुरुआती यानी कि सूत्रपात ये किसने किया था मूलभूत रूप में, तो वो था हीरालाल, ठीक है? तो ऐसे केस में सवाल का आंसर बदल जाएगा। अब आते हैं कि अब हीरालाल का ये पुत्र होता है मंगत राम और मंगत राम के बाद में मंगत राम का ही पुत्र होता है मौलाराम तोमर, ठीक हो गया? कभी अगर एग्ज़ामों में आपसे पूछ देगा कि मौलाराम तोमर के ये पिता का नाम क्या था? तो अब आप लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि पिता का नाम जो है क्या था, अब तक अगर नहीं पता होगा, तो इस सेंस में भी पढ़ लो कि इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है? तो मंगत राम, तो अब बेटा मुझे आंसर दो, मौलाराम तोमर के ये पिता का नाम, तो देखिए ये मौ से नाम इनका भी है मौलाराम और मौ से नाम इनके फादर का भी है, ठीक है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग मैच करके आंसर आंसर आप लोग इसको दे देना। अब यही मौलाराम जी तोमर जो थे, जो कि गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार था, ठीक हो गया? और इसे जो है प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह का संरक्षण मिला। मतलब ये इतने ये ऐसे थे कि इनको जो है आने वाले समय में बहुत सारे गढ़वाल नरेशों का संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्हीं के अधीन में इन्होंने जो है इस शैली को आगे बढ़ाया। तो जीवन के अंत तक मौलाराम जो थे ये श्रीनगर में अपनी चित्रकला का की साधना में ये जो है तल्लीन रहे। ये अपना ये जो है चित्रकारी ये तल्लीन का मतलब ये नहीं है कि वो साधना करके वो बैठ गए, नहीं तल्लीन का मतलब है कि वो अपने कामों में जो है लगे रहते थे, ठीक है? और कोई काम नहीं। तो अभी भी आप लोगों का यही काम है कि आप लोग भी अपनी स्टडी में लगे रहो, तल्लीन रहो, ठीक है? अब देखिए कुँवर ये प्रीतम शाह जो है ये मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से ये श्रीनगर ये मतलब जाते थे। तो एक बार ये सवाल दिया गया था, अभी तो नहीं ये पहले दिया गया था।
कि वो कौन-सा वो शासक था या कुँवर था जो कि मौलाराम से सीखने की चित्रकला सीखने के लिए श्रीनगर जाता था। ठीक है? तो तो उनका नाम है प्रीतम शाह। तो इम्पोर्टेंट है ये नाम, ध्यान में आपको यहाँ पर ये रखना है। अब क्या होता है कि मौलाराम के जो वंशज थे, अब वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे किसमें, यहाँ ये शैलियों में। तो इसके बाद क्या होता है, मौलाराम के बाद में गढ़वाल शैली की अवनति शुरू हो जाती है। ठीक है? अवनति शब्द का मतलब देखिए, ये विलोम शब्द वो में भी ये आंसर कभी-कभी दिया जाता है। अवनति का मतलब होता है कि गढ़वाल शैली का मतलब ये क्या होता है कि अब ये धीमे-धीमे नीचे की ओर डाउन होने लगती है, ठीक है? जिस रूप से अगर मान लीजिए ऐसे बढ़ी थी, तो अब इसकी अवनति होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसके जो वंशज होते हैं मौलाराम के, तो ये ज्वालाराम, शिवराम, अजयराम, आत्माराम और ये तेजराम आदि, ये गढ़वाल शैली के अवनतिकालीन चित्रकार हैं। मतलब इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान इनके पूर्वजों ने और मौलाराम तोमर ने दिया था। बाकी जो इसके जो वंशज थे, उन्होंने धीरे-धीरे इन वाले कामों को ध्यान नहीं दिया, अन्य कामों में लगे। तो ये आगे बढ़ते हैं कि ये मौलाराम अपने ये नायिकाओं में, ठीक है? अब ये ध्यान में यहाँ पे देखना, अपने नायिकाओं और पौराणिक विषयों पर बनाए गए चित्रों पर अपने नाम भी लिखते थे, ठीक है? तो ये भी आ सकता है कि ये कभी भी कि वो कौन-सा चित्रकार था जो कि इन पर अपना नाम लिखा करता था, तो वो है मौलाराम तोमर, ठीक है? अब मौलाराम तोमर के द्वारा कुछ ये चित्र भी ये बनाए गए हैं और उनके शीर्षक या नाम जो क्या दिए गए थे, तो ये कुछ ये नाम दिए गए हैं: चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता, नायिका, जयदेव वजीर, दंपति, राधा कृष्णन मिलन, ठीक है? तो ये सभी हैं, तो इनको सभी को याद नहीं करना है, बस एक बार इसको देख लो कि ये नाम किससे संबंधित है। अगर कभी आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसमें से शुरू के अलावा 4-5 आपको याद हो, बस इसमें रखने हैं, बाकी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से एक सवाल आया था हाल ही में, ठीक है? इस वाले में देखिए, मौलाराम एक चित्रकार के साथ-साथ में एक दार्शनिक दार्शनिक भी था, कवि भी था और लेखक भी था। इन चीज़ों को आप लोग, ये कई लोग समझते हैं कि वो केवल चित्रकार ही थे, नहीं, आप लोगों से दिया जा सकता है कि मौलाराम निम्नलिखित में से थे। ऑप्शन ए में देगा दार्शनिक, बी में देगा वह चित्रकार, सी में देगा लेखक वो कवि और चौथे में देगा सभी सही है। तो ऐसे भी कई लोगों से गलतियाँ हो जाएँगी, तो इसलिए और इसका जो आंसर होगा डी होगा, यानी कि वो चित्रकार भी था, दार्शनिक भी था, कवि भी, लेखक भी था। ठीक है, अच्छे से, यानी कि अब लेखक भी कवि भी है, तो इसने कुछ ना कुछ लिखा होगा। अब वो क्या लिखा है, ये देखिए। तो इनकी कुछ ये पुस्तकें भी हैं, बुक्स भी हैं, गढ़वाल वंश काव्य, ये भी ध्यान में ये है रखना है आपको। और दूसरा है ये गढ़ गीता संग्राम, ये एक नाटक है, ठीक है? मंथन ये सागर है, ठीक है? और आदि। आदि का मतलब ये है कि यही मेन ये इम्पोर्टेंट फेमस है, बाकी अन्य भी होंगे तो वो उतना मतलब कि हाइलाइटेड नहीं है, ठीक है? अच्छा, दार्शनिक मतलब, देखिए दार्शनिक का मतलब ये होता है ना कि दार्शनिक का मतलब ये है कि वो किसी एक पक्ष की ओर अपना झुकाव नहीं रखता है। मतलब दार्शनिक का मतलब ये है कि वो स्पष्ट रूप से सभी के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, ठीक है? मतलब ऐसा मतलब ये है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं, अगर कोई उसका अगर दुश्मन भी है ना, तो वो उसके लिए भी अपने जो भाव से अच्छी बातें ही कहेगा। मतलब किसी एक पक्ष की ओर नहीं झुकने वाला व्यक्ति, ठीक है? जो कि एक सबको एक हित और एक सूत्र में देखने वाला व्यक्ति, यानी कि ठीक है? और इंग्लिश में कहते हैं फिलोसोफर और हिंदी में तो इस टाइप से आप लोग मतलब समझ, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब डेफिनेशन एग्ज़ैक्ट अब है क्या, अब मैं फिलोसोफर की अब कोई बुक देखनी पड़ेगी क्या डेफिनेशन है? तो फिलहाल आप शॉर्ट वर्ड में इतना ही आप लोग ये देखना, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है देखिए ये सवाल ये दिया गया था, इम्पोर्टेंट है और ये दोनों सवाल आ चुके हैं, गढ़ राजवंश काव्य और गढ़ गीता संग्राम, ठीक है ना? ये दोनों सवालों में आ चुके हैं, इसलिए इन दोनों के नाम ध्यान में रखना। और क्योंकि क्योंकि मौलाराम जो है एक कवि और लेखक भी थे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। अब देखिए, अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं कहानी। तो ये मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लेकर आया? ये भी सवाल आ चुका है। तो उनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदीलाल, और मुकुंदीलाल जी के बारे में संक्षेप में आप लोगों को मैंने समझा भी दिया था। ठीक हो गया? तो ध्यान में रखना है इसको। आगे हम बढ़ते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं।
तो इस शैली का ये प्रमुख ये जो विषय थे, यानी कि गढ़वाल शैली के क्या-क्या विषय हुआ करते थे, ये सारे ये जो है विषयों के ये नाम है, ठीक हो गया? तो इन्हीं ये विषयों से संबंधित ही उनकी पेंटिंग जो है हुआ करती थी, ठीक है? अब आगे जो है मुगद्दी लाल अब क्या लिखते हैं देखियो, लिखते हैं कि ये नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल की कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी, और ठीक है, और यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती हैं। तो ये लाइन थी, किनकी थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की थी। मतलब इनके ये कहने का मतलब यही है कि कोई और जो शैली थी, जितनी भी थी, सिर्फ गढ़वाल शैली को छोड़ के जितनी भी और शैलियाँ मतलब रही होंगी उस समय ठीक इतिहास में, वो इतनी ऊँची नहीं पहुँच सकी जितनी ऊँची जो है ये गढ़वाल शैली थी। ठीक है? बस ये इनके और यही आगे ये मतलब लिखते हैं कि ये उतनी अच्छी और मनमोहक थी। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मूलाराम के वंशजों के बाद अथवा यानी कि समकालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में 2 लोगों के नाम आते हैं, एक है चैतू और दूसरा है माड़कू, ठीक है? तो यानी कि उनके वंशजों के ये बात या फिर उनके समय के आस-पास की ये बात होगी, तो ये 2 नाम भी और इतिहास में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में और चर्चाएँ ज्ञात नहीं होती हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें बस नाम ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं गढ़वाल शैली के ठीक है के तथ्यों को उद्घाटित करने वाली महत्वपूर्ण ये पुस्तकें कौन-कौन सी हैं? यानी कि आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल शैली के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकें और कौन-कौन सी हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। फर्स्ट है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा अंग्रेजी में लिखित गढ़वाल पेंटिंग। अब ये भी सॉरी, गढ़वाल पेंटिंग देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आती है और हर बार जल्दीबाजी में सवाल गलत होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन में घुमा के दिया जाएगा। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के जो ये अंग्रेजी में लिखित है और ये वेरेस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखा गया, और कौन-कौन सी हैं? तो सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो ये सभी बुकें इनकी हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हैं, और यहाँ से हमें गढ़वाल शैली के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और देख लेते हैं और कौन-कौन सी सी और पुस्तकें हैं, इनके राइटर कौन है। तो गढ़वाल ये पेंटिंग्स, ठीक है? अब एक ये भी लिखी गई है, तो ये लिखी गई किनके द्वारा? वी आर्चर। अब देखिए अगर ऑप्शन में आपको ये मुकुंदी लाल नहीं दिया गया होगा मान लीजिए, तो वैसे केस में वी आर्चर आपको दिया गया होगा, तो ये आपका ये इनकी भी ये एक पुस्तक है इंग्लिश में गढ़वाल पेंटिंग्स के ही नाम से, ठीक है? तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। ये नाम दिया होगा तो वो फिर मुकुंदी लाल, नहीं तो नहीं दिया होगा मुकुंदी लाल तो आर्चर को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ये है कडोच, तो इन्होंने लिखी है गढ़वाल चित्रशैली एक संरक्षण। तो ये जो है पुस्तकों वाले सेशन में नाम था ही, तो आप लोगों ने वहाँ से इसको रीडिंग इसकी कर ली होगी। नेक्स्ट नाम आता है पहाड़ी चित्रकला, ये पुस्तक जो है किशोरी लाल वैद्य जी के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है? तो ये तीनों चारों नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चित्रकला के बारे में हमने देख लिया। अब हम जानते हैं लोक चित्र के बारे में जानते हैं, ठीक हो गया? तो इतनी ये जितने भी अभी तक हुए हैं इनमें से हर लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चित्रकला की गढ़वाल शैली के अलावा राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसर पर एपण ज्योति मासिका और प्रकीर्ण पौड़ पट आदि जो है ये लोक चित्र जो है ये बनाने की परंपरा जो है रही है सदियों से, और ये आप सभी इससे परिचित होंगे, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो और ये सब क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एपण हालाँकि एक बार देख लेना ज़रूरी है। एपण क्या है? ये एक बार सवालों में आया था, ठीक है? तो एपण क्या है कि एपण से इसकी मीनिंग ये है कि लीपने या सजावट ये करने से संबंधित है। कहते हो कि आंगन में जो भी चीज़ें अवसरों या त्योहारों के समय में घरों को लीपने या उसकी सजावट जो भी की जाती है, तो वो उसे ईपण की संज्ञा दी जाती है, जो कि किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहली देहरी या आंगन में विश्वास तथा ये लाल या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में ये क्या है बनाई जाती है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए इसमें इतना ही फिलहाल हम जो है रख सकते हैं, और इन्हीं आकृतियों को ये चौक, रंगोली, अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? तो यही चीज़ें होती हैं और उनको संस्कृति वाली भाषा में एपण कहा जाता है, और वैसे रियल नाम आप सभी जानते हैं। अब सब कुछ छोड़ो, अल्पना और ये जो है रंगोली, बस यही 2 नाम फिलहाल आप लोगों ने सुने भी होंगे, और यही जो है प्रचलित अभी वर्तमान में शब्द भी हैं, ठीक है? तो इसलिए ये एपण को ध्यान में रखना क्या चीज़ है।
चलिए अगला जो टॉपिक आता है आपका, अब ये चित्रों के संबंधित है, ठीक है। अब ये लोग, ये चित्र की बात हो रही है ना, तो ये चित्रों से संबंधित है। एक है थापा चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार के ये चित्र जो है त्योहार व मांगलिक अवसरों पर ये पीसे ये चावल वो अन्य रंगों से ये इनका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो जिनको हम अब वर्तमान की भाषा में रंगोली ही इसे भी कह सकते हैं। दूसरा है ये नाथ, ये टुपुक चित्त है। तो ये विश्वास वो ये गेरू की सहायता से ये रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र जो है बनाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने देखे होंगे, है ना। कई लोग अपनी सेल्फी शेयर भी करते हैं, तो उनके पीछे की वहाँ दीवारों पे ये लेप जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो गिरवी रंगों से क्या होता है कि वो ये बनाया जाता है, ठीक है। अगला है वसुंधरा चित्र। तो ये जो है ये क्या होता है कि ये कुछ खास अवसरों पर घर के ये पूजा स्थल या फिर आंगन को गेरू से लीप कर विश्वास के पतले घोल की ये जो है धारा डालकर चित्र जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको शुद्ध शब्दों में अगर हम समझे, तो ये पूजा स्थल घरों में और या फिर जो आंगन होता है, यानी मतलब आंगन की जो वो दहली होती है, जिसपे कि हम आंगन में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं आगे की ओर, तो उसको गेरुए जो है कलर से उसे डार्क रूप में उसको क्या करते हैं, उसको मतलब लीप देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वसुधारा, यानी कि ठीक है, वसुधारा चित्त की संज्ञा उसको दी जाती है। नेक्स्ट है ज्योति माता का चित्र। तो इसमें विभिन्न रंगों के प्रयोग से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, और ऐसा चित्र जो है ये प्रायः जनरली क्या होता है कि ये विशेष उन अवसरों पर किया जाता है जो अवसर देवी देवताओं से जुड़े हों, ठीक है। जैसे जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली आदि। ये क्या है, ये जो मांगलिक ये त्योहार हैं जो कि किसी देवता देवी से ये जुड़े होते हैं। तो इस शब्द में, इस वाले में आपको ध्यान में रखना है, देवी देवताओं के चित्रों के अंकन से संबंधित है ये। नेक्स्ट आता है ये प्रकीर्ण चित्र। अगला है प्रकीर्ण चित्र। इसके अंतर्गत क्या होता है कि रंग वो ब्रश या उंगलियों के माध्यम से कागज, दरबार दरवाजों और ये चौराहों आदि पर विभिन्न प्रकार के चित्र जो है बनाए जाते हैं। इन्हें प्रकीर्ण चित्र के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जिसमें ये ब्रश का प्रयोग जो किया जाता है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में ये भी रखना है, इसमें रंग, ये ब्रश और अंगुलियों के ये प्रयोग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। लक्ष्मी ये पौवा चित्र, तो ये सभी जानते हैं कि ये जो है जनरली ये भी फेस्टिवल के समय पे ही बनाए जाते हैं, और जनरली फेस्टिवल में भी जो है दीपावली, ठीक है। तो दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से जो है जो ठीक है से लेकर और ये तिजोरी या पूजा ग्रह तक लक्ष्मी ये माता के ये पैरों के पद ये चिन्ह जो है बनाए जाते हैं, जिन्हें लक्ष्मी ये जो है पौचित्र या फिर पौचित्र जिन्हें कहा जाता है। तो ये तो सभी जानते होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन इन सबको एक बार मालूम होना चाहिए कि इनका ये विषय क्या है, ठीक है। वो मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। अगला आपका अगला आपका टॉपिक है शिल्प कला, ठीक है। चित्र ये कला हमने सीख लिया, ठीक है। और चित्र यानी लोग ये चित्र के बारे में भी जानकारी ले ली। अब शिल्प कला के बारे में जानते हैं। शिल्प कला का मतलब ये है कि विभिन्न वस्तुओं से कई कई चीजों का निर्माण करना, वो बना कि शिल्प उनकी शिल्प जो कला को दर्शाती है, ठीक है। तो राज्य में शिल्प कला जो है ये प्राचीन काल से ही समृद्ध परंपरा के रूप में रही है, जो कि वर्तमान में ये क्या है, हस्तशिल्प के रूप में, अब हस्तशिल्प उद्योग के रूप में ये क्या होता है, फल फूल रहा है। और सरकार इसके ऊपर जो विशेष ध्यान भी वो दे रही है, ठीक हो गया। तो इसी में एक नाम आता है काष्ठ शिल्प। अभी आगे और भी नाम आएंगे। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। यानी कि लकड़ियों से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड जंगलों के लिए फेमस है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ियां आदि ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनसे कई कई उन्हीं से ही कई कई चीजों का निर्माण भी होता है। देखिए समूचा उत्तराखंड जो है लकड़ी की प्रधानता के ही कारण काष्ठ शिल्प के लिए क्या प्रसिद्ध है। और लकड़ी से ये पाली, ठेकी, भेदल और ये नाली आदि जो है ये तैयार होते हैं। और इस कार्य में जनरली कौन से लोग लगे हैं, राजी जनजाति। ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो काष्ठ शिल्प में लगी हुई कौन सी जनजाति है। अब राजी लोग ही का नाम यहाँ पर क्यों आता है, अब देखिए वो अब इसका संबंध इसको सुन लीजिए, आपको ये याद भी हो जाएगा। देखो
राजी जो है ये जंगलों में निवास करने वाली ये जाति है, जनजाति आप सभी जानते हैं, जिन्हें जो है जिन्हें अन्य बहुत सारे नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इन्हें जंगलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जनरली है जंगलों में यानी कि उच्च स्थलों पे, उच्च हिमालय रेंज के जंगलों में निवास करती है। आप जंगलों में निवास करेगी तो आप वहां पर क्या करेगी, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ इन ये संस्कृति के हिसाब से कुछ ना कुछ अब इन्होंने क्या कर लिया है, विकसित अपने आप को वहां कर लिया है। तो अब जंगलों में है तो अब जंगलों में उनको क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो लकड़ियां मिलने वाली हैं। उन्हीं लकड़ियों से इन्होंने इस शिल्प कला की शुरुआत इन्होंने की, और इसीलिए ये जनजाति जनरली इस शिल्प से जुड़ी हुई है जिसका नाम है काष्ठ शिल्प। ठीक है, समझिए अब आप लोग, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज ये जनजाति जंगलों में ही निवास करती है, ठीक है, जिन्हें जंगलों का राजा भी कहा जाता है। और जंगल में पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों से जो शिल्प, जिस शिल्प का निर्माण होता है उसे कहा जाता है काष्ठ शिल्प, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए रिंगाल, अब ये रिंगाल क्या है, रिंगाल जो है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, और ये एग्जामों में कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये सब चीजें बेसिक हैं, और जिनको अगर याद नहीं है तो अभी भी टाइम में सीख लो, और जिसको याद है तो उनके लिए अच्छा है कि वो रिवीजन करते आगे निकलते जाओ, छोड़ो मत। मतलब ये है कि रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाओ। तो यानी कि एक बार ये आया था, क्या आया था सवालों में, मैं आपको मैं बता दूं। उसमें आया था कि रिंगाल निम्नलिखित में से है, ठीक है। तो उसमें ये ऑप्शन दिया गया था, ये एक प्रकार के नरकट है, ठीक हो गया। तो नरकट आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लो। ये नदियां या नालों या गधेरों के आसपास में क्या होते हैं, एक प्रकार की झाड़ियां जो है उगी होती हैं, आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार की होती हैं, लंबी लंबी, ठीक हो गया ना। और ये ऊपर से इनके ये व्हाइट रंग के या येलो रंग के इनके फूल निकलते हैं, ठीक है। तो ये इनको नीचे से इनको यहाँ से काट दिया जाता है, काट के, और ये ऊपर की ये भी चीजें निकाल देते हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा होता है ये इतना ये क्या होता है, लचीला होता है, मतलब हार्ड तो होता है लेकिन ये लचीला भी होता है। तो इन्हीं से क्या होता है कि इन्हें ही नरकट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इन्हीं से ही क्या होता है कि ये डाले, कंडी और ये चटाई, सूप, ये सब चीजें, इन सब चीजों का निर्माण होता है। और इसी, अभी आपने एक जो है कैंडिडेट ने सही आंसर दिया है, तो इसी की जो रेंज में ये मतलब कि बांस का भी जो है प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये बांस भी आप सभी जानते हैं कि ये नमी वाले स्थानों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी नदी नालों के आसपास से ही होता है। तो इन सभी चीजों को मतलब कि हम कहते हैं एक प्रकार की ये नरकट, तो इन्हीं से इन सब चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये नाम सुन लीजिए, डाले भी इनसे ये बनती है, कंडियां भी बनती हैं, चटाई भी बनती है, सूपी, ठीक है, और ये टोकरी भी बनती है। सभी ने ये सब चीजें देखी हैं। आप अगर देखी है तो आप जान लो कि ये किन किन चीजों से बनती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक बार सवालों में दिया गया था कि ये मोष्टा क्या है, ठीक है। ये सवाल ये दिया गया था, ये आखिर में है क्या। तो ये भी इसी से ही संबंधित है, ये नई चीज नहीं है। तो ये सब चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, ये इन चीजों से यानी कि रिंगाल से आ, इसका मतलब कि वो होता है, ये सब चीजें जो रिंगाल से ही तैयार होती हैं। और जैसा भी मैंने आपको ये बताया ना कि ये चीजें जो ये नकड़ जो होती है जहाँ पर ये पाई जाती है नदी नालों के, यहाँ समीप में, ठीक हो गया। तो हालांकि इन सभी को रिंगाल की संख्या दी जाती है। और अगर डाले, कंडे, चटाई अगर इन सब की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बांस का भी प्रयोग होता है, बांस का भी प्रयोग होता है, ठीक हो गया। तो अब आप लोग समझ जाओ कि रिंगाल है क्या, और इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, और इसमें बांस का भी जो है प्रयोग होता है फिलहाल, ठीक है। चलिए, और जहाँ पे बांस अगर नहीं है तो वहां पर सिर्फ इसी रिंगाल से ही इन चीजों का निर्माण होगा, और जहाँ पर है तो वो उसके चारों ओर का जो शेप होता है वो बांस से वो लोग सही करते हैं। तो इन सभी का प्रयोग जो है घरेलू और कृषि कार्यों में होता है, जिन चीजों का ये निर्माण होता है, ठीक हो गया ना। तो ये बात हो रही थी यहाँ जो है रिंगाल की। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आप देखिए बांस की बात अभी आई थी, तो बांस से भी इन चीजों का निर्माण होता है। ये जो है ये बांस से सूप, डाले, कंडी, ठीक है, और ये आपकी ये छापड़ी और टोकरी आदि ये है, इनसे भी होते हैं। और सादे उत्तराखंड में रूढ़ियों का बांस और रिंगाल से सूप आदि जो है तैयार करने की ये परंपरागत वो पुश्तैनी जी कार्य है। तो ये दोनों का नाम ध्यान में आप लोगों को जो है रखना पड़ेगा कि इन इन ये चीजों का मतलब निर्माण होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रिंगाल, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा ये नाम होता है।
यूनिक है मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। बेंत, तो बेंत से टोकरियां, फर्नीचर आदि का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, सभी जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगला जो आता है नेम है कालीन शिल्प। अभी हमने कास्ट के बारे में अभी जाना, तो अब हम जानते हैं हाँ, पिरुल से भी ये चीजें बनाई जाती हैं। हालांकि देखिए ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये इसलिए देख रहे हैं, हालांकि जो इन सब चीजों का निर्माण अन्य अन्य चीजों से भी होता होगा, लेकिन ये चीजें हम यहाँ पर इसलिए देखते हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें जो है ना सारी कहानी तो नहीं जाननी है, बस बेसिक पॉइंट को जानना है। अगला जो शिल्प आता है कालीन शिल्प। अब कालीन आप सभी जानते हैं, दरिया दरियाएं होती हैं। ठीक है, तो राज्य में अनेक क्षेत्रों में ये भांग के ये पौधे से ये प्राप्त रेशों से कुतले, कंबल, ये दरी और ये रस्सियां आदि ये जो ये मतलब तैयार होती हैं। अब ये इनमें और किन किन चीजों का यूज होता है, तो पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी व चमोली के कुछ क्षेत्र में कालीन उद्योग काफी क्या है, ये फेमस है। अब देखिए, अब किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पर नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि देखिए, कभी भी अगर आप लोगों से पूछेगा ना कि कालीन उद्योग का ये प्रसिद्ध ये जिला कौन सा है या कौन सा जिला संबंधित है, पिथौरागढ़ नाम ही आपका सही होगा। आप लोग हमेशा ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसीलिए नाम यहाँ पे एक ही नाम दिया गया है और ये कालीन से ही संबंधित है। तो यहाँ पे धारचूला, मुंसारी, ठीक हो गया, ये दो नाम फेमस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर दूसरा नाम आता है चमोली का। ठीक है, ये हालांकि यहाँ के भी थोड़े बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इस कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन नंबर वन पे कौन है? पिथौरागढ़ ही आपका सही होगा। अब देखिए, भेड़ों के ऊन से अब यहाँ पर क्या होता है कि पश्मीना, जुटका, कंबल, दन, थुलमा और पंखी आदि जो है तैयार भी होते हैं। इन इन चीजों से यहाँ पर इन चीजों की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कालीन उद्योग से संबंधित है, तो ये पिथौरागढ़। ठीक है, और पिथौरागढ़ में भी दो नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, धारचूला और मुंशियारी, क्योंकि बहुत सारे नाम है लेकिन ये नाम इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प होता क्या है भाई? ठीक हो गया, मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी, शिल्प मतलब होता है उससे निर्मित। तो यानी कि मिट्टी से निर्मित जो चीज है, उस जो चीज बनाई जाती है उससे जो है मृत्तिका शिल्प उसे कहा जाता है। तो राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन